नमस्कार। आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फ़ोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज के विषय संबंधित किसी भी समस्या का समाधान स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों द्वारा पा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे दूरभाष नंबर हैं 28000177 और 28000178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 लगाना ना भूलें। टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर नोट कर लें 28000177 और 28000178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए हमने विषय चुना है वो है गौसदनों को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ। आप हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं श्री अशोक शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शर्मा जी से आज हम बात करेंगे आपकी जो भी हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा जो मुख्य तौर पर योजना जो चलाई जा रही है, प्रोत्साहन योजना जो है गौ सदन संचालकों को, विस्तार से इस पर हम बातचीत करें। आप हमें ये बताएं कि प्रदेश में ये हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? पहले तो मैं धन्यवादी हूँ दूरदर्शन न्यूज़ का जी कि जिन्होंने मेरे को यहाँ पे मौका दिया प्रचार प्रसार का, क्योंकि जो आयोग में काम हो रहा है जी वो लोगों तक कैसे पहुँचे, लोगों को कैसे पता लगे। मेन जो था वो आयोग का गठन हुआ सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का गठन किया और बहुत जल्द कर दिया। सबसे पहला काम यही किया है कि आयोग का गठन करना और 1 रुपया बीघा पे लीज पे जमीन देना जी। तो इसमें बहुत सारा नुकसान हमारा ये होता था कि सड़कों पे जब गोवंश अभी भी है जी और भी ज्यादा था तो एक्सीडेंट होते थे। बहुत सारे बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं जी। बहुत सारे बड़े व्हीकल्स के साथ एक्सीडेंट होता था किसी गोवंश का तो वो चोटिल हो जाते थे जी। तो वो सड़कों पे बेसहारा पड़े रहते थे या उठा के गौशाला जाते थे। किसी की बैकबोन टूट गई, वो ठीक नहीं हो पाते थे, कई दिनों बाद वो डेथ हो जाती थी। वो बहुत पीड़ादायी के दृश्य होता था जी। दूसरी चीज, हमारे जो किसान भाई हैं हिमाचल में बहुत बड़े बड़े किसान नहीं हैं, छोटे हैं। तो किसान अपनी खेती बीजता है, तैयार करता था, जब तक उसको लगता था कि नहीं अब मेरी खेत में हरे दिखने वाले हो गए हैं, तब तक रात को 4 बेसहारा गोवंश चले गए खेतों में। उनको भी भूख लगती थी और उसका फसल खा ली। और सुबह जब किसान खेत में देखता था तो उसकी हालत बेहालत हो जाती थी, क्योंकि उसने बीज भी मोल लिया है, ट्रैक्टर वाले को भी पैसे दिए हैं, खाद भी डाली है, तो बेचारे वो गरीब का बहुत नुकसान होता और था। जो मेहनत उसने किसान अपनी जो फसल को तैयार करने, मेहनत को तो किसान गिनता ही नहीं है जी बीच में। वो तो ये बीज और इसके ही पैसे गिनता है जी। लेकिन ये 2 चीजें बहुत ये थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने आयोग का गठन किया कि ताकि किसी एक ऐसी ये कमीशन बना दिया गया आयोग कि कम से कम ये गऊओं को सड़क से किसी आश्रय स्थल तक पहुंचाने का कार्य करे। अच्छा। उसके लिए आयोग का गठन किया गया है। तो एक तरह से ये उद्देश्य तो ये रहा कि जो खासतौर पर जैसे आपने बताया कि जो बेसहारा गोवंश सड़कों पर हम देखते हैं, अमूमन जो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं जो आम होती हैं, और ये तो शर्मा जी अगर हम बात करें वर्षों से दशकों से इस समस्या से हम कह रहे हैं कि प्रदेश नहीं हो सकता है कि पूरा देश में हम सुनने को मिलता है कि ये समस्या तो है। और साथ साथ में जो कृषि से संबंधित आपने बात की, जो खेती का जो नुकसान हो रहा है, और हमने तो ये तक लोगों को बोलते हुए सुना कि अमूमन ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने इस समस्या के कारण अपनी खेती ही छोड़ दी है। तो अगर आपके माध्यम से जो सरकार ने ये बीड़ा उठाया है और इन समस्या का समाधान के लिए बेसहारा गोवंश को सहारा प्रदान करना है और हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है, ये बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है। लेकिन इस आयोग की अगर हम बात करें, उद्देश्य आपने बता दिया, तो गतिविधियां क्या है, इस उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आप क्या क्या पग उठाते हैं? इसमें सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का आयोग को जो आदेश था कि गौ सेंचुरीज हिमाचल में बनाई जाए, जिसको बड़ी गौशाला भी बोल सकते हैं आप। अच्छा। और जो बेसहारा गोवंश रोड पे घूम रहा है उनको उस गौ सेंचुरीज में, जिसको हम गो अभयारण्य बोल देते हैं, वहाँ पे उनको आश्रय दिया जाए जी। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ दिया और अपने बाहर चुप के ही गुजारा करें। वहाँ पे उनको घास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कर्मचारी भी 4 रखे गए हैं एक जगह पे। अभी कोटला बड़ोग एक चालू कर दिया गया है, थाना खास एक गौ सेंचुरी चालू कर दी गई है, वहाँ पे 250 गोवंश हो गया है जी। नालागढ़
हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सोलन में हांडा कुंडी करके जगह है एक, वहाँ पे अगले महीने में तैयार हो जाएगा, 1 महीना और लगेगा उसको जी। तो वहाँ भी करीब 500 गोवंश की व्यवस्था वहाँ कर दी जाएगी। हमीरपुर में खैरी में जी, वहाँ 1000 गोवंश की एक व्यवस्था कर दी जाएगी, तो वो भी 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगी। कांगड़ा में 5 हैं। अच्छा, टोटल 8 गौ सेंचुरीज तैयार हो रही हैं और बाकी के अभी किसी के एस्टीमेट आ रहे हैं, किसी के टेंडर हो रहे हैं। 3 तो ये बिल्कुल समझिए 1 महीने में हम समर्पित कर देंगे, क्रियान्वित हो जाएंगी। तो अगर ये काउ सेंचुरी की बात करें, इसका अभिप्राय क्या है? जैसे हमने गौसदनों का तो नाम सुना है कि गौसदन चल रही है, गौशाला चल रही है, तो ये काउ सेंचुरी से क्या अभिप्राय है? हिमाचल में टोटल अगर अभी हम बात करते हैं तो 186 गौशाला है जी, जिसमें से हमारे पास गौसेवा योग में 112 गौशाला रजिस्टर्ड है, 74 गौशाला अनरजिस्टर्ड है। अच्छा, उस अनरजिस्टर्ड का कारण भी आपको बता दूं कि हिमाचल में कुछ जिलों में प्रदेश सरकार की जमीन नहीं है। अच्छा, नहीं ये तो बात होगी गौसदनों की। हम मैं कह रहा हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ कि काउ सेंचुरी जैसे आप बता रहे थे, तो उसमें क्या फर्क है दोनों में, अंतर क्या है? गौशाला काउ सेंचुरी को आप बड़ी गौशाला समझ लो। अच्छा, गौशाला जो लोग चला रहे थे वो अपनी इच्छा से, कुछ लोगों ने सोसाइटीज बना ली, कुछ ने अपने 4 मित्र इकट्ठे हुए तो गौशाला चालू कर दी। अब उनको 2-3 समस्या आ रही थी गौशाला को जी। एक तो जगह थोड़ी थी, कई जगह वो गौशाला बड़ी नहीं बना पा रहे थे। अच्छा, जैसे 200 गौ रखी है तो 300 कैसी रखनी है, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। तो फाइनेंस के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने ये योजना बना के दी है कि 500 रुपया गौ सेवा योग हर प्रति माह प्रति गौ हर गौशाला को देगा, हर गौ सेंचुरी को देगा। उसमें टैग लग गए हैं, जितनी गौएं टैग लग के अंदर चली गई उतने हिसाब से 500 रुपए के हिसाब से उन गौशालाओं को पैसे दिए जाएंगे। अच्छा जी। प्लस जो गौ सेंचुरीज भी हैं उन गौ सेंचुरी को जो चलाएगा, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं उनको चलाने के लिए। आपको खुशी होनी चाहिए ये सुनकर कि हिमाचल में एक गौ सेंचुरी चलाने के लिए हमारे पास 4-4 आवेदन आ रहे हैं। अच्छा, 5-5। तो अगर काउ सेंचुरी की जैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो इसकी बात करें तो ये बड़े गौसदन है या किसी हाँ, इसको आप बड़ा गौसदन भी बोल सकते हैं। सेंचुरी उसको बोला जाता है जिसमें कम से कम 6,500 बीघा जमीन हो। अच्छा, पुरानी परिभाषा ये है। लेकिन इतनी जमीन अब बची नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो जमीनें भी कम हो गई। प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में हमारे में इतनी जमीनें नहीं है, तो हमने 100 बीघा, 150 बीघा, 200 बीघा जितनी जमीन मिली, जितनी उपलब्ध हुई, जैसे 2-3 जगह है हमारे पास, लोथान में करीब 400 बीघा जगह है। अच्छा, बहुत बड़ी गौशाला वहां बनेगी, उसको सेंचुरी बोल सकते हैं आप। तो उसमें क्या होता था, जो बड़ी सेंचुरियां होती थी उसमें गौएं चूक के गुजारा कर लेती थी। अच्छा, बाहर भी इनको छोड़ा जाता था? बाहर भी छोड़ा जाता था, इनमें भी छोड़ा जाएगा। अच्छा, लेकिन इनमें उनको सिर्फ एक तरह का वो इवनिंग बाग, मॉर्निंग बाग ही होगा। घाट बहुत नहीं होगा क्योंकि 1000 गौ हो जाएगी तो जमीन थोड़ी रहेगी। अच्छा, मतलब आपका कहना का ये अभिप्राय है कि हम अगर गोवंश को छोड़ेंगे तो पूरी तरह से वो जो वहां पर घास होगी, जो जैसे बड़ा आपने बता दिया, खा लिया करेगी उसको। हाँ, उसको चूक सकती, लेकिन उसकी पूर्ति शायद ना हो उसकी, तो उसके लिए हमने अतिरिक्त भी आपने उसका शेड बनाए हैं। शेडों में खुरलियां भी बनाई हैं। अच्छा, पानी पीने के लिए अलग से उनको खुरलियां बनाई हैं। घास खाने के अलग से, घास डालने के लिए 4-4 कर्मचारी भी एक सेंचुरी में रखे जाएंगे। एक उनके ऊपर सुपरवाइजर भी रखा जाएगा। एक हमारे पशुपालन विभाग का डॉक्टर और फार्मासिस्ट। अच्छा, इसमें हमारे पशुपालन विभाग का भी विशेष योगदान रहेगा। अच्छा, इनको चलाने के लिए, क्योंकि वो भी अपनी सेवाएं देंगे यहाँ पे। वो अपना काम तो करेंगे हॉस्पिटल में, साथ में जहाँ जिस हॉस्पिटल के नजदीक ये सेंचुरी है वहाँ और भी सेवाएं देंगे वो, तो उनका भी विशेष योगदान रहेगा। अच्छा, अभी भी हमारा पशुपालन विभाग काफी काम कर रहा है इसमें जी। तो अगर हम बात करें जैसे ये जो 500 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह की जो आपने योजना के बारे में जिक्र किया, अधिक से अधिक इसका जो हमारे प्रदेश के जो भी जो गौसदन संचालक हैं या जो इस गतिविधि को अपनाना चाहते हैं, इस ओर जागरूक हों, अधिक से अधिक गौसदन खुलें, ताकि जो उद्देश्य आपने कहा गौ सेवा आयोग का है कि जो बेसहारा पशुओं को आश्रित करके जो समस्या सड़क दुर्घटनाओं की हो रही थी या कृषि को नुकसान हो रहा था उससे बचा जा सके, उनको किस प्रकार से आप जागरूक बना रहे हैं? सारे हिमाचल में हम करीब करीब गौशालाओं में जाके जहाँ पब्लिक मिलती है तो पब्लिक को भी थोड़ा बहुत
जागरूक करते हैं गौशाला वालों को, विशेष करके। जैसे आज मैं रामपुर गया था। अच्छा। तो रामपुर म्यूनिसिपल कमेटी की एक गौशाला चला रहे हैं वो, रामपुर के साथ में ही बहुत बढ़िया गौशाला चल रही है वो जी। सारे हिमाचल में अगर कहो तो सबसे ज़्यादा गौएं होंगी रामपुर कमेटी के पास। अच्छा। हाँ, 100 आज 120-30 के करीब बता रहे थे, 130 गौएं उनके पास है। 50 गौएं वो और आज रखने के लिए मान गए हैं कि 50 और रखेंगे हम, जो रामपुर एमसी में घूम रही हैं उनको अंदर कर लेंगे। 5 लाख रुपया हम उनको एक्सटेंशन के लिए और देंगे आयोग की तरफ से, शेड बनाने के लिए। अच्छा। फिर वो 50 गौएं और रखेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके हम गौशालाओं में जा रहे हैं, और गौशालाओं में जाके गौशाला वालों को जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, वो मेन तो पैसों की प्रॉब्लम थी। तो पैसे थोड़े बहुत, ये 500 रुपया काफी नहीं है, लेकिन सहारा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है शर्मा जी, सरकारी योजनाएं तो जैसे आपने बताया कि हर विभाग की बनती हैं, लेकिन ये सुनिश्चित किस प्रकार से किया जा सकता है कि जो इसका सही जो इसकी सहायता है और जिसको चाहिए और जिस कार्य के लिए इसको जारी किया जाता है या ये राशि जो है प्रावधान किया जाता है वो सही प्रकार से खर्च हो, तो ये सुनिश्चित बोर्ड या आपका जो आयोग है किस प्रकार से कर रहा है? आपको शायद याद होगा जी, हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार बोला था जी, अभी मोदी जी ने भी हमारे जिक्र किया था कि दिल्ली से अगर 100 पैसा आता है तो 85 पैसे ही रास्ते में खत्म हो जाते हैं, 15 ही पैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं जी। तो उसमें डेवलपमेंट नहीं होती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो आइकॉन है इस टाइम, उन्होंने फिक्स किया हुआ कि 100 का 100 पैसा जहां से चले और जहां के लिए चले वो वहां लगे। तो हम लोग उस मॉडल को मान के, उनकी बात को सामने रख के, उस उद्देश्य को लेके हम चल रहे हैं कि 100 का 100 पैसा अगर यहाँ आयोग से चले तो जहाँ के लिए चले वहाँ 100 पैसा लगे। प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से करीब करीब 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे। तो हमें भी शर्म आती है कि हम 12 घंटे तो काम करें, अगर 18 नहीं कर सकते हैं। एक तो शर्मा जी होगा ना, पैसा जो जारी किया है या सरकार जो भी राशि उपलब्ध करवाती है किसी भी योजना में, और जिस उद्देश्य के लिए वो राशि जारी की जाती है वो सही प्रकार से वहाँ पर लगे ये सुनिश्चित करना है। लेकिन किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए एक आम आदमी को जटिल प्रक्रियाओं से औपचारिकताएं उसको पूरी करनी होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी कठिनाई पेश आती है। तो इसको सरलीकरण किस प्रकार से आपने सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप जैसे गौसदनों की आपने बात की, तो आमतौर पर सभी गौसदन जो संचालक है वो, मुझे तो नहीं लगता कि सभी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, गाँव के भी लोग हो सकते हैं और पुराने भी हो सकते हैं बुजुर्ग हमारे जो गौ सेवा करना चाहते हैं और गौ सेवा कर भी रहे होंगे। तो वो किस प्रकार से जो फॉर्मेलिटीज है, जो औपचारिकताएं आपकी योजनाओं में रहती हैं उसकी पूरी कर सकें, ये कैसे सुनिश्चित आप कर रहे हैं? मैं जी आपको ये बता दूं जी, बहुत सारी गौशाला वाले अनपढ़ है मान लो जी, या ये जो पेपर फॉर्मेलिटीज है नहीं, हाँ, ये इस बारे में इतना ज्ञान नहीं रखते, ज्ञान नहीं है। तो मैंने आज डायरेक्टर साहब को बोला है जी कि सब डिप्टी डायरेक्टर्स को आदेश कर दें कि हमारा जो फार्मासिस्ट है, अच्छा पशुपालन विभाग की बात, पशुपालन विभाग जी, वो हर दिन 1 घंटा सेवा दे गौशाला में जाके जी। उसमें वो उनके जो पेपर्स हैं वो पेपर भी बनाए, और कोई गौ माता अगर बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट भी दे जी। तो इसके लिए हमारे पशुपालन विभाग तैयार है। हमारे फार्मासिस्ट पहले भी नालागढ़ में 19 गौशालाएं हैं, 19 की 19 गौशालाओं में हमारे फार्मासिस्ट हर दिन 1 घंटा सेवा दे रहे हैं। अच्छा। पिछले 6 महीने से प्रयोग के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर वो चालू किया था, और वो इतना सक्सेस रहा कि वो लोग भी गौशाला में जाके खुश होते हैं। तो वो लोग अब ये प्रक्रिया को थोड़ा सरल करेंगे। अभी नई कोई भी आप स्कीम चालू करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जी नहीं आरंभ में कठिनाई आ सकती है, तो जैसे जैसे वो नहीं, जैसे हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट गौशालाओं में जाना शुरू हो गए हैं, वो गौशाला वालों को बताना शुरू कर दिया है कि आपने ऐसे ऐसे ये पेपर तैयार करने हैं, तो साल 6 महीने में वो सीख जाएंगे, और तब तक हमारे लोग जाते रहेंगे पशुपालन विभाग के जी। तो बात आप पहले हम कर रहे थे, आपने बताया कि लगभग 186 के करीब गौसदन जो है अभी वर्तमान में प्रदेश में हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन उन्होंने प्राप्त कर ली है, रजिस्टर हो चुके हैं, तो चल रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन की बात आप कर रहे हैं तो कम आप संख्या बता रहे हैं, तो बीच में ये गैप जो है इसलिए रह गया कि हिमाचल प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं कि जिनमें प्रदेश सरकार की जमीन ही नहीं है। अच्छा, फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पशुपालन विभाग के नाम या किसी संस्था के नाम जी।
वो FCA में केस जाता है, वो थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। तो कुछ गौशालाओं के केस भेजे भी हैं और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी से बात की है। तो अभी FCA का जो पहले देहरादून ऑफिस था जी, वो शिमला आने वाला है जी, शायद आ गया या नहीं आया अभी, मेरे को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है जी। तो जैसे ऑफिस यहाँ आ जाता है तो उस प्रक्रिया को थोड़ा और सरल कर दिया जाएगा, फिर ये गौशालाएं सब रजिस्टर्ड की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम ये 500 रुपये की जो राशि दे रहे हैं ये नहीं देंगे। गौशाला कोई रजिस्टर्ड है या नहीं है, गौओं को सबको, जिस गौशाला में 30 से ऊपर गऊ है और 6 महीने से ज़्यादा उसको चलते हो गए, उसको ये 500 रुपये वाली स्कीम हर गौशाला को दी जाएगी। बिल्कुल, आपने तो बहुत, हमारे मंत्री जी ने, आपको एक खुशी से बताऊं कि मंत्री जी ने एक नया आयाम जिसको बोल सकते हैं कि RD डिपार्टमेंट से BDO के थ्रू मनरेगा में, ग्रामीण विकास जो विभाग, हाँ, जो ग्रामीण विकास जो विभाग है मंत्री जी के पास जी, तो उसमें मनरेगा में गौशालाओं में शेड बनाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, खुरलियां बनवानी है वो शुरू कर दिया, डंगे लगाने हैं, ये सब काम मनरेगा में होगा। पहले क्या होता था, हम लोग 5 लाख रुपए देते थे मान लो एक्सटेंशन के लिए किसी गौशाला में, तो 5 लाख रुपए से कुछ बनता नहीं था जी। अभी चाहे वहां 50 लाख रुपया लगाए BDO, उसको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, वो अच्छा एस्टीमेट बनाएगा, DC से रिकमेंड करवाएगा और काम शुरू कर देगा। ये तो शर्मा जी एक तरह से कन्वर्जेंस की बात होगी। हाँ। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि विभिन्न जो विभाग होते हैं कुछ गतिविधियां उनकी ऐसी रहती हैं कि वो एक दूसरे से थोड़ी ओवरलैप कर जाती हैं। तो ये जो कन्वर्जेंस का आपने कॉन्सेप्ट बताया तो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा जैसे प्रदेश सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि इस माध्यम से करेंगे, अगर एक जैसा काम है तो विभाग आपस में मिलजुल कर काम करें। हमारी जो सरकार है, प्रदेश सरकार, बहुत चिंतित है इस गौओं के विषय पे। खास करके मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, उनको दिन और रात जी, कल मंत्री जी का फोन आया तो 9 बजे रात को, अच्छा, कहाँ पर हैं, कुमारसैन एक जगह देख के आए हैं कल, जिला शिमला में, हाँ जी, जिला शिमला में, क्योंकि जिला शिमला और मंडी, अच्छा, ये 2 जिला हमारे थोड़ा, हमारे को कहीं जमीन नहीं मिल पा रही है सेंचुरी बनाने के लिए। ये जो FCA में केस भेजे हैं उसमें टाइम लग रहा है, लंबा समय हो गया, तो लोग उतनी देर इंतजार नहीं करेंगे, तो हम और कोशिश कर रहे हैं कि छोटा ही पैच कहीं मिल जाए। अच्छा, तो कल कुमारसैन भी एक जमीन देखी है। ठीक है, फिर तो अगर बात करें एक तरह से किसी प्रकार का आपने कोई ऐसी गणना सुनिश्चित की है विभाग ने या गौ सेवा आयोग ने कि प्रदेश में वर्तमान में बेसहारा पशुओं की संख्या कितनी होगी? 14,400 कुछ 70 या 71 जो गोवंश है हमारा, वो है गौशालाओं में। अच्छा, जिनको आपने आश्रय प्रदान कर दिया है। 22,000 गोवंश है हमारा इस टाइम सड़कों पे, तो लगभग 36,000 जो संख्या जो है बेसहारा पशुओं की प्रदेश में है, और उसमें से जैसे आपने बताया कि लगभग 14,000 साढ़े 14,000 के करीब को आश्रय प्रदान कर दिया जा चुका है। और ये जो गैप बीच में है लगभग अभी 22,000 के करीब आपने और अभी इनको आश्रय देना है, तो क्या किसी प्रकार की कोई समय सीमा आपने निर्धारित की है आयोग ने, सरकार ने, कि कितने तय समय के अंदर हम ये लक्ष्य पूरा अपना निर्धारित किया है कि बेसहारा गोवंश को आश्रय प्रदान कर दिया जाएगा? खासतौर पर जो समस्या आपने बताई थी जैसे हाईवेज पे या सड़कों पर और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं बेसहारा पशुओं से, और उसके साथ साथ जो कृषि में भी नुकसान किसान भाइयों को हो रहा है, तो इसके लिए कोई समय या तय की गई है, कोई समय सीमा निर्धारित? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल का समय निर्धारित किया कि 1.5 साल में ये गोवंश जो है वो अपनी आश्रय स्थली में चले जाना चाहिए। अच्छा, ये जो लगभग 22,000 के करीब अभी भी सड़कों पर है। ये 22,000, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो 1.5 साल नहीं, 1.5 साल से पहले ही इस कार्य को पूर्ण किया जाए जी। माननीय मंत्री जी का भी ये पूरे मतलब पूरा उनका जोर है इस पे, और मैं भी दिन रात लगा हूँ इसी काम में जी, और कोई काम नहीं करता हूँ। लेकिन शर्मा जी, इसकी अगर हम बात करें तो जो भी बेसहारा गोवंश हैं वो कभी ना कभी तो पशुपालक के पास रहा होगा, अब वो सड़कों पर है, तो मुख्य कारण क्या रह सकता है? और जो ये प्रवृत्ति है कि जब तक तो आपका जो गोवंश है वो उत्पादकता में रहता है तब तक आप उसकी सेवा करते हैं, उसको पालते हैं, उसका मुख्य कारण 2 हैं जी। एक तो मुख्य कारण ये है कि ये जो जर्सी गऊ हमारे यहाँ आई,
ये 3 या 4 बार सूने के बाद अच्छा, फिर ये बांझ हो जाती है। अच्छा, या तो इसके अनुकूल वातावरण नहीं है, यहाँ पे खाना नहीं मिल पाता, मौसम नहीं है, फिर लोग इसको सड़क पे छोड़ देते हैं। दूसरा कारण ये रहा कि जो ट्रैक्टर आ गए छोटे, अच्छा, लोगों ने बैल रखने छोड़ दिए। जितना गोवंश, अगर 36,000 गोवंश है तो इसमें से 70% जी मेल हैं, अच्छा, 30% ही फीमेल हैं, 30% ही गऊ हैं, 70% बैल हैं सड़कों पे। अच्छा, आप कहीं भी अगर रोड पे जाओ अच्छा, 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 और गिनती करो तो, और उसमें ज़्यादातर जो हमारी ये बेल्ट है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, इसमें ज़्यादातर जर्सी बैल है। अच्छा, तो उसका कारण रहा ये जर्सी गऊ। अब जर्सी गऊ आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान फिर देसी गऊ की तरफ बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं गौशाला में लोगों ने करीब करीब तुलादान, गऊदान, पंडित किसी ब्राह्मण ने बता दिया कि तेने रोटी देनी है गऊ को, तो लोग घरों में गऊएं रखनी चालू कर दी दोबारा। लोग इस तरफ वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ख़ासतौर पर थोड़ा चलते चलते कोई संदेश आपका कि एक तो गौसदन संचालक हो गए जो गौसदन खोल के पालते हैं, और दूसरी हमने बात की जो ये प्रवृत्ति है कि वे गोवंश को छोड़ देना जब वो अन्न उत्पादक हो जाए, इसको से भी परहेज किया जाए। कोई संदेश आप हमारे प्रदेश की जनता को देना संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना करूंगा लोगों से, अपने हिमाचल के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि एक तो जो गऊएं छोड़ रहे हैं लोग सड़कों पे, वो कृपया ना छोड़ें। और दूसरा, ये जितना गोवंश हमारा, चाहे वो गौ सेंचुरी में जा रहा है चाहे गौशाला में जा रहा है, यहाँ कुछ दान देने, सरकार के साथ सहयोग करें, क्योंकि दान के साथ ज़्यादा ये जी चलता है। तो लोग इसमें दान कर भी रहे हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा कई गौशालाओं में कांटे लगे हुए हैं, लोग तुला दान करवाते हैं आके शनिवार को। कुछ बुढ़े लोग आ जाते हैं तो गौदान करवाते हैं, वो भी एक तरह का दान ही है, कैसे भी हो जाए। कुछ लोग वैसे, कोई घास दे रहा है गौशाला में, अपनी अपनी तरीके से दान दे रहे हैं लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों के पास प्रार्थना करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस काम में, ताकि ये समस्या किसानों की भी है, बागवानों की भी है, और आम आदमी की, शहरवासी की भी है। शहर में भी अगर कहीं बैल जा रहा है, दुर्घटनाओं की जो आपने बात बताई, वो दुर्घटना भी है, कई बार टक्कर ही मार देते हैं जी, आदमी को जीवन ही खत्म कर देते हैं। तो वो शहरवासी की भी है। तो ये प्रत्येक प्रदेशवासी और देशवासी की समस्या है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा शर्मा जी। और ख़ासतौर पर जो प्रदेश सरकार ने और जो हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के माध्यम से ये एक बीड़ा उठाया है कि आगामी 1.5 वर्ष के अंदर हमने हिमाचल प्रदेश को स्ट्रे कैटल फ्री स्टेट जैसे कहा जाता है कि ये जो बेसहारा पशु मुक्त राज्य घोषित करना है। और पूरी हम उम्मीद रखते हैं कि आपका आयोग जो है इस उपलब्धि को शीघ्र तय सीमा से पहले प्राप्त कर लेगा। इसी आशय के साथ कि फिर मुलाकात होगी अगली बार। तब तक ले दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार।